मरा नहीं माँ, मुझे मारा गया। करिश्मा! 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 योगेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है मेरी दवाइयाँ? वो डस्टबिन में डाल दी थी मैंने। मेरी दवाइयाँ उठा के तुमने डस्टबिन में डाल दी? वो तुमने कहा था ना तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तो इसलिए एक लंबी सांस ले, एक लंबी सांस ले। देख बेटा, हम दोनों का तेरे अलावा कौन है? हम तेरा भला चाहते हैं और तेरे अच्छे सेहत की कामना के लिए ही मैं वैष्णो देवी गई थी ना। और आज भी हम दोनों इसीलिए ही जगराता में जा रहे हैं। करिश्मा, तुझे ब्यूटी पार्लर जाना था ना, जा हुआ पार्लर। मैं तुझे जगराता में ही मिलूंगी। जी माँ। जा। टेक रेस्ट योगेश। झूठी? बिल्कुल, वो झूठी ही है। देख लूंगी मैं उसे, लेकिन तू शांत रहा कर। ये ले, तू आराम से बैठ के चाय और नाश्ता कर ले। मैं जगराता जा रही हूँ, तेरे लिए बिरयानी बना के रखी है, गरम करके खा लेना। हम दोनों सुबह तक आ जाएंगे, ठीक है बेटा? ये ले। सब झूठ है, सब। बस राजीव साहब, अपने अंदर ना आजादी की हवा भर रहा हूँ। फिलोसोफर, हवा भर ली, टाइम पास कर लिया, चल ऊपर चढ़। बंटी की पूरी गैंग को पकड़वाकर मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा करिए। तू टेंशन क्यों ले रहा है? विटनेस प्रोटेक्शन सेल में तेरा नाम डाल दिया है, तेरी सजा कम हो जाएगी, उन्हें बात कर ली है। तू चल ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? चल। शुक्रिया राजीव साहब। हाँ चल चल चल। उसका लाइट का ध्यान रखना, ठीक है? तो अपने सेल में जाना चुपचाप। ठीक है ठीक है। चल ऊपर चल। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे क्रिमिनल को जेल से भगा दिया। आई एग्री सर, राजीव ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप उसका रिजल्ट भी तो देखिए सर। बंटी जो 2 साल से फरार था, हमारे हाथ नहीं आ रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ राजीव वो आज हमारी कस्टडी में है। आप राजीव को बुलाइए। सर। सर रिलैक्स। थैंक यू सर। राजीव तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 महीने के लिए तुम कंट्रोल रूम में पोस्टेड रहोगे। बट सर, डिसीजन लिया जा चुका है, प्लीज डोंट आर्ग्यू। बट सर मैं तुम आज ही कंट्रोल रूम ज्वाइन करोगे। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन आप ही बताइए, अगर एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में सिग्नल तोड़ती है तो क्या आप एम्बुलेंस के ड्राइवर पर कानून तोड़ने का चार्ज लगाएंगे? हाँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं सर। जय हिंद सर।
योगेश, बेटा तू? मरा नहीं माँ, मुझे मारा गया। योगेश, योगेश, योगेश। माँ, फिर से बुरा सपना देखा? आप पानी पीजिए। सॉरी सर, शिवा को पकड़ने का प्लान हम दोनों का था और सज़ा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। तू क्यों गिल्ट फील कर रहा है? तुझ पे थोड़ी सीनियर्स पे गुस्सा हूं मैं। ये पटक दिया कंट्रोल रूम में, उससे अच्छा सस्पेंड ही कर देते। सर, आपकी माताजी आई है। मेरा मतलब आपकी मम्मी की सिफारिश लेकर कोई माताजी आई है। कौन है? मेरा नाम गीता गुप्ता है और ये है मेरी बहू करिश्मा। आपकी माँ जब भी यहाँ होती है तो वो और मैं एक ही माता की चौकी मंडली में जाते हैं। ओह, आई एम सॉरी बट 4 महीने पहले आपके ही बेटे योगेश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, राइट? मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसे मारा गया था। एक सेकंड। आपकी बेटे के मौत के 4 महीने बाद आप ये कह रही है कि उसका मर्डर हुआ था। ये किस बेसिस पे कह सकती है आप? उसने मुझे खुद बताया है कि उसका मर्डर हुआ है। उसने मुझे सपने में आके ये सब बताया। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मम्मी की बात पर विश्वास नहीं होगा, पर जब से योगेश गए हैं तब से मम्मी को डरावने सपने आने लगे हैं। योगेश मुझे कुछ कहना चाहता है, वो अपने मौत का इंसाफ चाहता है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। गीता जी, मैं आपसे क्या कहूँ? देखिए, मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास कोई केस ही नहीं है। देखिए, किसी भी डरावने सपने को बेस बना के हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? देखिए गीता जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आंटी जी की कहानी काफी फिल्मी थी। अरे, आप लोग यहाँ इस वक्त? बेटा वो अंदर आइए। हाँ माँ जी, बोलिए। योगेश के गुजरने से 2 दिन पहले उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ था। अब देखिए, वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, फिर ऐसे कैसे अचानक उसे हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए माँ जी, आपको ही पता है कि आजकल 25-26 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। राजू बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने जो सपने में देखा उसे सच मानना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे भी ये सब भुला पाना मुश्किल है। देखिए, मम्मी जी बस ये चाहती हैं कि एक बार योगेश का केस आप इन्वेस्टिगेट करें। हाँ, मैंने पहले भी इसीलिए FIR दर्ज कराई थी, लेकिन तब उस इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर से बात की जिसने योगेश को डेड डिक्लेयर किया था, और डॉक्टर ने इंस्पेक्टर से कहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और इंस्पेक्टर ने वो केस बंद करा दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप एक बार योगेश के केस को इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप जिस भी नतीजे पर पहुँचोगे कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मरा या कुछ भी, मैं बिना किसी सवाल के मान लूँगी। कम से कम मुझे ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। ओके, कल आप दोनों हेडक्वार्टर आ जाइएगा, मैं केस को रीओपन कराने का रास्ता ढूंढता हूँ। सर, आप भावुक होकर भूल कर रहे हैं। इस केस को हाथ में लेने का मतलब है हवा को हाथ में पकड़ना। कुछ हाथ नहीं लगेगा सर। सर ये लीजिए, चाय पीजिए। सर आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? मुझे पता है कंट्रोल रूम से इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है, पर गीता जी जिद पर अड़ी है, एटलीस्ट उनको तो सुकून मिलेगा। अनऑफिशियली सही, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। वो पता है कल क्या कह रही थी? योगेश की डेथ के 2 दिन पहले उसका हेल्थ चेकअप हुआ था और वो पूरी तरह से फिट था। सर वैसे ही उसकी डेथ रिपोर्ट भी कह रही है देयर इज नो फाउल प्ले। और सर हार्ट अटैक आजकल लॉटरी की तरह हो गया है।
कब किसकी निकल जाए कुछ पता नहीं। सर एक बात बताइए, एक तो 4 महीने पुराना केस है, ऊपर से लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सारी की सारी अस्थियां गंगा में बहा दी गई है। बचा क्या है हमारे पास इस केस में सर, सिवाय एक माँ के सपने के? आइए गीता जी, शुरू से शुरू करते हैं। 29 मार्च जिस दिन आपके बेटे योगेश की डेथ हुई थी, उस दिन क्या क्या हुआ था? 29 मार्च को सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं और करिश्मा जगराता से वापस घर पे लौटे थे। योगेश, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? योगेश! बेजान पड़ा था मेरा बेटा। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने योगेश को डेड डिक्लेयर कर दिया। और अगले दिन जब योगेश की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो सवाल ये उठा कि अचानक ऐसे कैसे योगेश की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। इसीलिए मैंने FIR दर्ज कराई थी। आपने जो पुरानी FIR दर्ज करी है उसकी डिटेल्स दीजिए, मैं वो फाइल मंगवाता हूँ। केस रीओपन हो रहा है, इसलिए योगेश के इंश्योरेंस क्लेम पास होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हर महीने। माँ प्लीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खाइए। हेलो, योगेश का कमरा देख सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? ये दोनों मेरे पोते हैं, युवराज और योहान, दून स्कूल में पढ़ते हैं। ये कौन है? विवेक, योगेश का दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी। ये लैपटॉप किसका है? योगेश का। करिश्मा जी, आपके पास योगेश की कोई फोटो होगी उस दिन की जिस दिन उसकी डेथ हुई? मेरे बेटे युहान ने अपने भाई के लिए लिया था। युवराज का बोर्ड एग्ज़ाम था, इसलिए वो अपने पापा को आखिरी बार देखने नहीं आ पाया था। योहान से कांटेक्ट करके वो फ़ोटो मुझे भेज दीजिए। और भी कोई वीडियोस या फ़ोटोज़ लिए गए होंगे विधि के समय तो वो भी भेज दीजिएगा। मैं ये लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कौन सी दवाई ले रहा था योगेश? एंटी एंजाइटी पिल्स। आज जो अपॉइंटमेंट है आप उसकी लिस्ट लेके आए। देखिए आज किसकी। डॉक्टर साहब मुझे अभी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। ओके काम डाउन काम डाउन। नहीं डॉक्टर काम डाउन। योगेश काम डाउन। क्या चला आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? योगेश शांत हो जाओ, शांत हो जाओ योगेश, रिलैक्स। अब बोलो योगेश, क्या बात है? सो नहीं पा रहा हूँ, कल भी पूरी रात जगा रहा मैं। दिमाग कह रहा है सो जाओ सो जाओ, पर आंखें दिमाग का साथ ही नहीं दे रही। स्लीपिंग पिल्स दी थी ना, काम नहीं कर रही? नहीं डॉक्टर, अगले महीने 28 तारीख को मेरी मीटिंग है दुबई में। करोड़ों की डील है और मेरा हाल देख रहे हैं आप।
इस साल में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा डॉक्टर। मुझे हैवी डोज दीजिए डॉक्टर, मैं महंगे से महंगे इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। योगेश का मन बहुत बेचैन रहता था। जब मेरे पास आया था उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था, जिसका मैंने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया था और उसको कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी थी। तो उसे कुछ फायदा हुआ था? बिल्कुल, 1 हफ्ते में तो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या एंग्जाइटी से हार्ट अटैक हो सकता है? चांसेस हैं, एंजाइटी के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। योगेश! योगेश! माँ, फिर से बुरा सपना देखा? इस पेनड्राइव में योगेश की आखिरी फोटोज हैं और एक रिलेटिव ने फ्यूनरल की कुछ वीडियोस भी ली थी, वो भी हैं। ओके, थैंक यू। वैसे उस रात जब आप दोनों जगराता के लिए चले गए थे तो योगेश से मिलने आया था कोई, या कुछ अजीब हुआ था उस रात? ऐसा कुछ नहीं। एक बात याद आ रही है, योगेश की सेक्रेटरी आयशा और विवेक ये दोनों फ्यूनरल पर नहीं आए थे, जबकि विवेक योगेश के बहुत क्लोज थे। रस्तोगी, आयशा और विवेक का नंबर ले लो। तो जब से कैमरा आया है मतलब लोग कुछ भी शूट करते हैं, बताओ फ्यूनरल की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, अजीब है। सर इस केस से कुछ मिलेगा भी या नहीं? चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी 3 लोगों से पूछताछ बाकी है। एक विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर, और दूसरी आयशा, उसकी सेक्रेटरी। तीसरा कौन है सर? योगेश के घर का वॉचमैन बबलू, क्योंकि गीता जी और करिश्मा के जाने के बाद क्या हुआ उसी को पता होगा। देखते हैं वॉचमैन ने कितनी वॉच रखी घर पे। ये कितनी गाड़ियाँ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आने कुछ नहीं किया ना? नहीं था। वेरी गुड, हम भी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहे जिसने ना कुछ भी नहीं किया, बाद में ना सब कुछ बता। देख बबलू, डर मत, अब ठीक से याद करके बता कि 28 मार्च को योगेश के घर में कौन कौन आया था, कौन गया था और क्या क्या हुआ था। वो दिन बड़ा ही बेकार दिन था, एक के बाद एक तमाशे हो रहे थे योगेश साहब के घर पे। फिर गीता जी आई, उन्होंने योगेश साहब को समझाया। उसके बाद करिश्मा मैम चली गई। ये करिश्मा मैम घर से कितने बजे निकली थी? लगभग 5:30 बजा होगा साहब, क्योंकि मैं वही टाइम पे चाय पीता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ था? फिर 7 साढ़े 7 बजे मैंने एक और झगड़े की आवाज़ सुनी। क्या है ये योगेश? तूने अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे नकली साइन करके अपनी पुश्तैनी जमीन बिकवा दी। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो माँ? तुम क्या करती हो जमीन का? मुझे बिजनेस में जरूरत थी पैसों की तो मैंने उठा के बेच दिया, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो वो जमीन मेरी होने वाली थी ना, तो क्या गलत किया? अरे तो मुझे बता दिया होता, मेरी नकली साइन क्यों की? इसी मेलोड्रामा से बचने के लिए कि पापा की आखिरी निशानी है, पुश्तैनी जमीन है, ब्ला 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 ब्ला। तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे अब सारे फैसले मुझे करने हैं, अब आपको संभालना भी मुझे है माँ। मैं आपको अच्छे से नहीं संभाल रहा हूँ क्या? आजकल के बच्चों को देखिए, वो अपने माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ माँ, मैं आपको संभाल रहा हूँ, है कि नहीं माँ? गीता मैम के जाने के बाद विवेक साहब और आयशा मैम आए थे, यही करीब 9 साढ़े 9 बजे। विवेक सर और आयशा मैडम जी जब आए तब घर के अंदर जाने से पहले दोनों काफी देर तक कार में कुछ बातें कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद वो अंदर चले गए साहब। तो इसकी रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं करवाई? साहब ये दोनों अक्सर वहाँ मिलने आया करते थे। बबलू तो फिर से मत कहना कि तूने फिर से कोई झगड़े की आवाज़ सुनी थी। योगेश बहुत हो गया तेरा। मान ले मेरा प्रपोजल, मैं तंग आ गया हूँ तेरी जिद से। तंग तो मैं आ गया हूँ, हर बार तेरी वजह से मुझे घाटा हुआ है। अबे गधा है तू, एक नंबर का गधा। और सुन ली मैंने तेरी बकवास। तू मुझे अपना डिसीजन बता कि तू है या नहीं मेरे साथ। नहीं हूँ, बोल अब क्या करेगा बोल। काम डाउन, इधर बैठो तुम। सिट। सर आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए। ये क्या तरीका है? आयशा मैडम ने बात को संभाल लिया, फिर दोनों शांत होकर बैठ गए। थोड़े टाइम बाद आयशा मैम वहाँ से चले गए और फिर ठीक आधे घंटे बाद विवेक साहब भी वहाँ से चले गए गाड़ी में बैठकर। उसके बाद कोई नहीं आया साहब। कोई आया नहीं है? तूने देखा नहीं? साहब 12 बजे मैं सोने चला जाता हूँ, उसके बाद कोई आएगा भी तो कैसे पता लगेगा मुझे? ये सब तूने गीता जी और करिश्मा को बताया था? नहीं साहब, किसी ने पूछा नहीं तो सामने से जाके क्या बताता साहब। वैसे योगेश साहब बहुत अच्छे इंसान थे साहब, दिलदार थे। अरे बबलू जी साहब। कोई बोल तो कुछ नहीं साहब, बस वो। ये लो 1 लाख रुपए पूरे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, अच्छे से करवाना। शुक्रिया साहब, मैं ये रकम आपको जल्दी ही 1 साल में वापस लौटा दूंगा साहब। मेरे पैसे मेरे अपने ही खा जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये सब सच लग रहा है सर? मुझे तो ये सब कहानी लग रही है। नहीं रस्तोगी जी, मुझे सिर्फ ये कहानी नहीं लग रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। जी सर, आप सही थे। काफ़ी सारी नई चीज़ें निकल कर आई है इसमें। पता है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये केस ऐसे पलटेगा। पहले तो ये सिंपल हार्ट अटैक का केस लग रहा था, लेकिन अब 3 सस्पेक्ट सामने आए। पहला तो वो विवेक, योगेश का बिजनेस पार्टनर। जी सर, वो आखिरी इंसान जो योगेश के घर से बाहर निकला था। हाँ सर, हो सकता है आयशा मैडम भी मिली हुई हो सकता है, क्योंकि आयशा और विवेक योगेश के फ्यूनरल पे नहीं गए थे, और ऊपर से करिश्मा ने जो विवेक का नंबर दिया है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरा सस्पेक्ट एक करिश्मा हो सकती है, क्योंकि इसके योगेश से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। सर, तो फिर तीसरा सस्पेक्ट कौन हो सकता है? योगेश की माँ गीता गुप्ता। एक हो सकता है उन्हें जो भी सपने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही अंदर का गिल्ट है, जो उनको चैन से सोने नहीं दे रहा है। लेकिन सर, वो खुद ये केस रीओपन करवा के अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगी? कमलेश, उन्हें भी यही लग रहा हो कि हम भी यही सोचकर बैठे रहेंगे और उन पर डाउट नहीं आएगा, इसलिए वो खुद सामने से आई और केस को रीओपन करवाया। हाँ, नहीं बताया मैंने योगेश और मेरे झगड़े के बारे में, लेकिन इस झगड़े से योगेश की मौत का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला। खैर, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं है तो अभी बता दीजिए। उस रात तेरे पापा का अरमान था उस जमीन को लेके। पापा नहीं रहे अब सारे फैसले मुझे करने हैं। अब आपको संभालना भी मुझे है। माँ, आपको बुरा तो लगा होगा योगेश के इस बर्ताव से। मेरा बेटा गुस्से में कुछ भी बोल देता था, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं था। उस दिन जब मैं बाहर गई थी तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज किया था। हाँ, ये देखिए। जी सर, हमारा झगड़ा हुआ था। एक्चुअली योगेश थोड़ा इम्पल्सिव था, बात बात पर गुस्सा हो जाता था। तो आप इस रिश्ते में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से थी? सर, माना कि उनमें कमियां थी, वो कुछ भी बोल देते थे, पर वो दिल के बुरे नहीं थे सर। तो उस रात आपको भी सॉरी मैसेज आया होगा? जी कुछ नहीं, आगे क्या हुआ? सर, उसके बाद मैं पार्लर गई और 8 बजे के आसपास मैं मम्मी जी से जगराते में मिली। हाँ, जगराता में करिश्मा पूरा वक्त मेरे साथ में ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है। आयशा जी, राजीव सर के पास टाइम कम है और डंडे ज़्यादा। ये देख रही हैं आप श्वेता जी को? इनको डंडा देकर आपके पीछे लगा देंगे। देखिए, आपके बॉस योगेश का पार्टनर विवेक फरार है। अब उसको तो हम पकड़ लेंगे,
आप बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि 28 मार्च को जब आप योगेश के घर पर गई थी तो योगेश और विवेक के बीच में झगड़ा हो रहा था, वो किस बात को लेकर हो रहा था? कमलेश, जी सर। कुछ बोला इसने? हाँ सर, बोलने वाली है ना। सर, विवेक और योगेश सर ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जीवन नगर में। विवेक चाहता था कि वहाँ की झोपड़ियों को तुड़वाकर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए और वहाँ पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन योगेश सर चाहते थे कि ये सब लीगली हो। बस इसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया था। योगेश! विवेक, calm down, इधर बैठो तुम। Sit. सर आप भी बैठिए। आप लोग दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो अलग हो जाइए। ये क्या तरीका है? आयशा जी, आपको क्या लगता है ये विवेक ने वाकई में योगेश का मर्डर किया होगा? सर मुझे नहीं पता। उस दिन मेरी माँ बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे उस दिन जल्दी निकलना पड़ा था। लेकिन हाँ, जिस दिन हम योगेश सर के घर जा रहे थे तब विवेक बहुत गुस्से में था। इसके सर पे ना सच्चाई का भूत सवार है। एक जमीन के लिए इतना वेट नहीं कर सकता मैं। देखो विवेक, तुम्हें योगेश सर से थोड़े ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। क्या ठंडे दिमाग से बात करूं मैं? अच्छा एक बात बताइए, कहीं आपने तो छुपा के नहीं रखा है विवेक को? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए आयशा जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी जानती है वो सीधा सीधा बता दो, वरना ये। अच्छा ये श्वेता के बारे में पता है? अच्छे से बता दिया सर। मिलना चाहोगी? सर आयशा ने जो लोकेशन बताई थी उस पर हम नजर रखे हुए हैं। विवेक, विवेक मार खा के बोलेगा कि बोलने के बाद मार खाएगा? चॉइस तेरी है। देख, हमें सब पता है कि योगेश की मौत में तेरा ही हाथ है। बहुत नफरत करता था ना उससे। कितने? 12 लाख रुपए। और ब्याज कर मिलाकर कितने देने तेरे को? 15 लाख रुपए चोपड़ा को। चले एक बार मार्केट से पैसा उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। इस साले ने अपनी गाड़ी तक बेच दी। अब तुम शांत। चुप, कोई नहीं बीच में बोलेगा। योगेश, माँ आप भी चुप, एकदम चुप माँ। इससे गलती हुई है और इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्यों साले, है ना? ये है तेरी गलती की सजा। नई गाड़ी तेरे लिए। पर योगेश, अरे रख, चोपड़ा को मैंने आधे पैसे दे दिए हैं और आधे उसको तू देगा, ठीक है? और अब ये सब सारी चीजें खत्म कर और चुपचाप मेरे साथ बिजनेस में आ जा। चुप, चल आ जा। सर मैं क्यों उसे मारूंगा? योगेश और मैं तो भाइयों की तरह थे। हाँ, हम दोनों साथ में बिजनेस करते थे, लेकिन हम दोनों की सोच अलग थी, इसलिए हम दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। मैं तो उसे कभी मारने का सोच भी नहीं सकता। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब योगेश का ही तो है। भाई मानता था ना उसे, तो उसके फ्यूनरल पे क्यों नहीं गया? सर उस रात हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ था और जब मुझे पता लगा कि उसी रात उसे हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत गिल्ट में था सर, इसलिए नहीं गया। गिल्टी तो हम भी मान रहे हैं। उस रात को योगेश के सर पे फ्लावर वास फोड़ने वाला था ना तू। आयशा ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ, हमारे बीच उस रात को बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन आयशा के जाने के बाद मैंने और योगेश ने दिल खोलकर बातें की थी और सर उसने मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताया था। कैसी तकलीफ? सब गलत हो रहा है यार, खुद पर काबू ही नहीं रहता। रोज झगड़ा होता है करिश्मा से। आज भी मैंने उसको बहुत भला बुरा बोला, बहुत झगड़े हुए, लड़ाई हुई, माँ को भी नहीं छोड़ा यार। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने बच्चों को यहाँ से दूर किया। लेकिन यार तू तो बता रहा था कि डॉक्टर अग्रवाल की दवाइयाँ तेरे पर काफ़ी असर कर रही है। जिस दिन लेता हूँ तब तक असर करती है और जिस दिन नहीं लिया तो। तू टेंशन मत ले, मैं ना एक साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ। मैं बात करता हूँ ना तेरे लिए, तू रिलैक्स कर।
मुझे पता है तुझे बेस्ट रिलैक्स कराने का तरीका। एक मिनट रुक। तेरा फेवरेट गाना, तेरी फेवरेट ड्रिंक के साथ में इससे बेस्ट रिलैक्सेशन कोई चीज हो ही नहीं सकती। सर जब मैं वहां से निकला तो योगेश बहुत अच्छे मूड में था और उसका मेरे जाने के बाद भी मुझे टेक्स्ट भी आया। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार ना। सर अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं वहां से जाता क्यों। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ शहर छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। ठीक है सर। सर वो मुझे आपको कुछ बताना है। सर योगेश की मम्मी गीता आंटी, एक्चुअली एक ज़माने के अंदर मेरे पापा और योगेश के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब उनकी शादी गीता आंटी से हुई तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। और फिर जब कॉलेज में मेरी और योगेश की मुलाकात हुई तो हम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन सर गीता आंटी ना काफ़ी कंट्रोलिंग फ्रीडी लेडी है। पति हो या फिर बेटा, वो दोनों को कंट्रोल करके रखती थी। उनको उसी में खुशी मिलती थी। तो शायद सर कुछ। ठीक है तुम जाओ। सर वो हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। कुछ मिला? सर अभी तो देखना शुरू किया है, बहुत सारे वीडियो है। हेलो, हाँ ठीक। सर कोई बाबा का एड्रेस मिला है जिससे योगेश कोई शक्तिवर्धक दवाई लेता था। शक्तिवर्धक दवा? और ये बाबा कौन है? ये बालक योगेश हमारी औषधियां ग्रहण करता था साहब। कैसी औषधि? बहुत दुर्लभ औषधि हैं और बहुत कीमती भी। ऐसी क्या खास बात है इस औषधि में? ये औषधि मानव को महामानव बनाती है साहब। खाते ही व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे मान लो कि जैसे 10-10 हाथियों की शक्ति उसके अंदर आ गई हो। बहुत अद्भुत औषधि है साहब, बहुत अद्भुत। अरे यार कितनी वीडियो है रे बाबा। योगेश के लैपटॉप से कुछ मिला? अरे सर देखते देखते मेरी आंखें बटन हो गई। अभी भी कम से कम 20 वीडियो है। जितने भी वीडियो देखे ना सबके सब वेकेशन और प्रेजेंटेशन के थे। फिर भी सर ट्राई करता हूँ। दूर रहो मुझसे, योगेश दूर रहो मुझसे। योगेश मुझे प्लीज, योगेश दूर रहो मुझसे। डरो मत करिश्मा। सर एक मिनट ये सुनिए। कहा ना मैंने, हर हस्बैंड वाइफ की तरह मेरे और योगेश के बीच में भी प्रॉब्लम्स थी एंड इट्स नॉर्मल। दूर रहो मुझसे, योगेश दूर रहो मुझसे। ये सब आपको नॉर्मल लगता है? डरो मत करिश्मा। कुछ नहीं, योगेश नहीं। I can't believe it। वो ये सब शूट भी करता था। परवर्ट। देखिए ये वीडियोस कभी भी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन योगेश की मौत का सच हम बाहर ला कर रहेंगे और इसके लिए आपका सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चला है कि योगेश किसी बाबा से शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता था। हाँ, योगेश की अजीब सी फैंटेसीज थी। जब हम दोनों अकेले होते थे ना घर में, तो ऐसा लगता था उसकी फैंटेसीज को पंख लग गया हो। वो अजीब बिहेव करता था। करिश्मा आज ये ट्राई करते हैं, है ना? पागल हो गए हो क्या? दिस इज सो वाइल्ड। बिल्कुल भी नहीं। करिश्मा कसम से एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे हम। पति था मेरा, मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन योगेश उस दौरान इतना वहशी हो जाता था, एकदम हैवानियत पे उतर आता था, जैसे मैं उसकी बीवी नहीं कोई शिकार हूँ। योगेश प्लीज, योगेश दूर रहो मुझसे। डरो मत करिश्मा। योगेश नहीं। प्यार से मारूंगा। पेन में एक अजीब प्लेजर मिलने लगा था उसे। और फिर एक दिन, योगेश क्या हो गया तुम्हें? सॉरी करिश्मा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ? योगेश ये सब वो दवाइयों का असर है ना? मैं काबू हो जाता हूँ मैं। प्लीज सेव मी।
मुझे खुद को योगेश से बचाना था, साथ ही साथ योगेश को योगेश से बचाना था। इसलिए मैं हर वो चीज़ हटा देती जो उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। सीजर, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ। तो ये सब आपने गीता जी को बताया? नहीं, प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़। इतना सब होने के बाद भी आपने योगेश से कभी तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा? माना कि योगेश ने पिछले 1 साल में मुझे बहुत तकलीफ दी थी, पर 15 साल का रिलेशन था हमारा, और ये 15 साल हमने हंसी खुशी बिताए। वो मेरा पति था, मेरे बच्चों का पिता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मुझे ये योगेश का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा। राम और रावण दोनों बसे थे सर उसमें। अमरीश, राम और रावण तो हम सब में बसे होते हैं। अब मैटर ये करता है कि हमारा दिमाग किसकी सुनता है, राम की या रावण की। सर बात वहीं आकर रुक जाती है। योगेश का अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव किसके पास था? विवेक, जिसकी उसने बहुत बेइज्जती की थी। नहीं, इन सब में सबसे ज्यादा सफर करिश्मा ने किया है। तो अगर किसी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है तो वो है करिश्मा। सर आपका शक अगर सही भी है तो करिश्मा किया कैसे? योगेश की माँ ने हमें गवाही दी है, करिश्मा जगराते में रात भर उनके साथ थी। लेकिन ऐसा कौन कह रहा है कि हमें गीता जी पर भरोसा कर लेना चाहिए? वो भी तो अपनी बहू के साथ मिली हो सकती है। चेक करो, इन सब पर नजर रखो। और हाँ, इनके मोबाइल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स और सोशल मीडिया डिटेल्स सब चेक करो, इंक्लूडिंग गीता जी। एटर्नल लव 50-50 क्या नाम है? अरे सर सारे सस्पेक्ट की सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे स्कैनिंग की, उसमें से एक ऑनलाइन स्टॉकर हाथ लगा है। एटर्नल लव 50-50 पिछले कई साल से एक करिश्मा को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। 2 साल पहले भी इसने करिश्मा को कुछ मैसेजेस किए हैं। सर जब ये करिश्मा कॉलेज में थी ना तो मिस दिल्ली रह चुकी थी। तू क्या इतने सालों बाद ये फिर से आ गया? कुछ भी? अरे सर ऐसा ही है, ये स्टॉकर ने कितनी बार करिश्मा को प्रपोज भी किया था, पर कुछ टाइम बाद करिश्मा के डांटने पर इसने मैसेजेस करना बंद कर दिया। इसका प्रोफाइल तो देखो, है कौन ये? लगता है ये HNF जिम का मेंबर है। रस्तोगी, ये जिम के मेंबर्स की लिस्ट निकालो। कितने लोग हैं? 5000 के आसपास लोग हैं। मेरे गांव से भी ज्यादा लोग तो तुम्हारी जिम में हैं। कुछ मिला? सर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मिला है। ये देखिए, हमने ये जिम मेंबर्स की लिस्ट देखी थी और इसमें जो ये नंबर्स दिए गए इन सब की लोकेशन को हमने मैच किया। उनमें से सर ये एक नंबर मर्डर वाली रात उसी एरिया में एक्टिव था। रात को 1 बजे इस नंबर पर पहले कॉल आया और उसके बाद एक मैसेज। ये नंबर एटर्नल लव का है? सर इस नंबर की हमने और डिटेल्स निकाली तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला कि ऑनलाइन इसमें कोई बारे में सर्च किया गया था। हो सकता है इसका इस्तेमाल योगेश के हार्ट को जमाने के लिए किया गया हो, ताकि नेचुरल डेथ की आड़ में मर्डर को छुपाया जा सके। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन आप बताएंगे बात क्या है? बैठ। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। ओह, तू कुछ नहीं बोलेगा ना तब भी तू फंस चुका है। एटर्नल लव, क्योंकि तेरे साथी ने सब कबूल कर लिया। मुझसे गद्दारी? गद्दारी नहीं, समझदारी की उसने। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। जी मैं जा सकती हूँ। अरे रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। करिश्मा जी, आपके एटर्नल लव ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है और वो केमिस्ट जिससे आपने खरीदा था उसका भी पता हमने लगा लिया है। मेडिकल से खरीदा था ना, तो ढूंढते ढूंढते पैर दर्द करने लग गए मेरे। करिश्मा जी, अब तो कन्फेस कर लीजिए, थोड़ी सजा कम हो जाएगी। सब कुछ ठीक होता, लेकिन माँ को सपने आने लगे। सपने में योगेश देखने लगा। उन्होंने पुलिस स्टेशन आने का मन बना लिया।
इसलिए मजबूरन मुझे भी उनके साथ आना पड़ा ताकि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो। करिश्मा, अगर तुमने सब कन्फेस नहीं किया होता ना तो हम लोग बच जाते। कोई सबूत नहीं था इन लोगों के पास। आकाश, तुमने पहले कन्फेस किया, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। झूठ मत बोलो, देखा था मैंने तुम्हें इस लेडी कांस्टेबल को अपना कन्फेशन लिखाते हुए। बेवकूफ, मैं बस उसे इंफॉर्मेशन दे रही थी। अरे लवबर्ड्स, झगड़े क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों की थोड़ी गलती है। वो तो हमने प्लान किया था तुमसे सच उगलवाने के लिए। करिश्मा जी ने एक दूसरा नंबर भी ले रखा था जिसके बारे में हमें नहीं बताया, और उस नंबर की लोकेशन रात को 1 बजे योगेश के घर की थी। उस नंबर से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये भी जरूरी था कि तुम दोनों अपने मुंह से उगलो। मैंने योगेश की दोस्ती आकाश से कराई थी, ये भी प्लान का एक हिस्सा था। उस रात हमारे जाने के बाद आकाश घर पर आया था। आकाश, तू? योगेश, अरे वो दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। ये देख, स्कॉच लाया हूँ, महफिल जमाते हैं। जा किचन से ग्लास लेके चल। मैं लाया। प्लान ड्रिंक में ब्लड थिकर मिलाकर पिलाने का था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन योगेश को शक हो गया। तुमने इसमें कुछ मिलाया है क्या? नहीं तो सब ठीक तो है। तुम लोग कौन हो बे? बबलू! मैं जगराता में थी, लेकिन बेसब्री से आकाश के कॉल का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक कॉल नहीं आया तो मुझे टेंशन होने लगी और मैंने मम्मी से वॉशरूम का बहाना मारा और पीछे के रास्ते से घर लौटी। मम्मी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि योगेश अकेला सब पे भारी पड़ रहा था। योगेश! करिश्मा, अच्छा हो तुम आ गए। पुलिस को फोन करो। ये आकाश मुझे मारने के लिए आए। योगेश, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। मैं आ गई हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना। ये लोग मुझे मार देंगे। तुमने आज दवाई नहीं खाई है ना, इस वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम आराम करो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है योगेश, आराम करो। मैं आ गई हूँ ना, सो जाओ, तुम सो जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम सो। तुम्हें आराम की जरूरत है ना? कुछ नहीं, सारा कमरा साफ कर देना, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए दिल के दौरे से मरा है। मैं जगराते में जा रही हूँ और सुनो, काम होने पर ना मुझे मैसेज करना। ठीक है? बाय। ठीक, चलो देखो। आकाश के साथ दोनों लोग कौन थे? शैलेंद्र और रामानाथ मामूली से चोर थे। आकाश ने उन्हें पैसे दिए थे इस काम के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? वो वॉचमैन बबलू, उसको पैसे दिए थे और बोला था चुपचाप जाके अंदर सो जा। करिश्मा, तुझे अगर इतनी तकलीफ ही थी तो छोड़ देती मेरे बेटे को। जान से मारने की क्या जरूरत थी? कमलेश, रस्तोगी, चलो। साहब, योगेश के मर्डर में जो पिलो यूज हुआ था वो हमें योगेश के घर के बैकयार्ड की कचरे के ढेर से मिला है। और सर लकीली जो उस पर सलाइवा में मिली थी उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। योगेश के डीएनए से मैच होती है सर। और आकाश के बाल के ट्रेसेस भी पिलो पर मिले हैं। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनेगा इस केस में। राइट सर। और बबलू का क्या हुआ? सर बबलू को तो धर लिया है। ये न्यूज़ देखिए क्या हेडलाइंस छपी है। 4 महीने बाद खुला मौत का राज, पत्नी ही निकली कातिल। क्या केस था ये? कोई मानेगा भी नहीं कि एक सपने ने सच्चाई सामने ला दी। अगर माँ ने गीता जी को हमारे पास नहीं भेजा होता
तो ना ही ये केस खुलता और ना ही हमें कातिल का पता चलता। इस केस से एक बात तो पता चल गई है कि माँ की बात मान लेनी चाहिए।